एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट में हाल ही में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी फील्ड में आई है। ग्रेजुएशन पे जिसके पास ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा किया हुआ है, सभी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। और रेलवे डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही अच्छा रहता है, काफ़ी सारे अलाउंसेस के साथ रहता है। तो यहाँ पर जो पे स्केल होता है उसके उसके बाद भी आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो टोटली एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इस रिक्रूटमेंट को देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कि यहाँ पर लीगल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है। अब यहाँ पर चीज़ें ये है कि फ्रेशर्स की जॉब है या तो फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए, आपके साथ में यहाँ पे 3 वैकेंसीज है जो इसी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट से यहाँ पे सामने आएगी। अब तीनों में ही यहाँ पर लीगल का रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस 2 में एक्सपीरियंस मांगा है और एक में आपके पास एकदम फ्रेश ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तब भी आप जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी है कि कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि उन्होंने 2021 में या 22 में अपनी लॉ कंप्लीट कर ली है, डिग्री उनके पास आ गई है, लेकिन उन्होंने अदर या तो प्रिपरेशन में लग गए हैं या तो कहीं और जो है जॉब स्टार्ट कर ली है और इसके लिए उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। अब जब अगर उनकी इच्छा रहती है कि वह किसी भी फॉर्म में फिल करते हैं तो वहाँ पर जो है ना, या तो बार एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन मांग लेते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट होती ही है, मैंडेटरी होती है। तो देखिए, अभी तक तो फिर भी चीज़ें बहुत इजी चल रही है, लेकिन अब जो है जो हमारी जो जुडिशरी है काफ़ी चेंज हो रही है। भले ही आप हायर जुडिशरी देखिए, आप जूनियर जो है अगर आप सिविल जज में जा रहे हैं तब भी बहुत सारी जुडिशरी जो अभी एक्सपीरियंस में लेने आ गई है। इवन तो अगर आप लीगल ऑफिसर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तब भी आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, हर एक जगह पे मांगा जा रहा है। तो जरूरी कई बार तो होता है ना कि रेगुलर आपको कोर्ट का वकालतनामा दिखाओ या तो फिर जजमेंट दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, ये भी रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी, इवन तो अगर बात करती हूँ अभी की मैं रेलवे की जो रिक्रूटमेंट आई है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपसे वकालतनामा मांगा है या तो कोई ऑर्डर में आपका नाम मांगा है। सिंपली आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बहुत ईजी, आपको करना कुछ नहीं रहता है। जैसे ही आपकी लॉ की डिग्री आपको मिल जाती है उसके बाद में आपको स्टेट बार में अपना एनरोलमेंट करवाना होता है और उसके बाद में आप जो है डिस्ट्रिक्ट बार में अपना मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। देखिए, दोनों चीज होती है, दोनों चीज के बिना नहीं चलेगा। खाली स्टेट बार से अगर आपने अपना एडवोकेट आईडी कार्ड मिल गया, सनद मिल गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे वो रजिस्ट्रेशन भी चलेगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से दिखाओगे। बार का मेंबरशिप आपको सर्टिफिकेट आपको बार क्यों देगी जब तक अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बार में अपना मेंबरशिप ही नहीं स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, इस वजह से हम उसको जो है ना अप्रोच नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब आपको ये करना ही है। तो खैर, चलिए शुरुआत करते। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया है पहले, जहां पर कि मैंने चीफ लॉ असिस्टेंट की जो जॉब है उसके बारे में बताया था कि यहाँ पर आप जो है ये वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। और अभी जब 7 जनवरी को इसकी ऑफिशियली ये ओपन हो चुकी है, 6 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया था। और मेरा जो वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी टाइम मैंने पहले ही बना दिया था कि 7 जनवरी को जो है इसके नोटिफिकेशन आएंगे। अब यहाँ पर मैंने चीफ जो है ना CLA के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे आज इसके फुल डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितनी मार्किंग के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से रहता है, और अदर जो सिलेबस में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसके रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप किए बिना ही आपको देखना है ताकि आपको बहुत इजीली हर चीज़ समझ में आ जाए। दूसरा, जो PP का हमारे इसमें जॉब आई है उसके बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम लास्ट में हम बात करने वाले हैं फ्रेशर्स के लिए जो जॉब है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, वीडियो की शुरुआत में हम कुछ बेसिक डिटेल्स है जिनको यहाँ पे जान लेते हैं। पहली ये है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट है। तो इसके 7 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आगामी 6 फरवरी 2025 तक यहाँ पर आप जो है इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 फरवरी 2025 रात 12 बजे से पहले तक आप ये काम जो है ना अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का कर सकते हैं। अब यहाँ पर रहता है कि अब क्योंकि फॉर्म जमा करवा रहते हो तो फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। तो फीस आप जो है ना 6 फरवरी तक भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी रीजन से नहीं भी करवा पाए ना, वहाँ तक आपका फॉर्म जो सबमिट में नहीं जाता है, तो उसके लिए आपके पास रहता है कि फीस आप जो है ना 9 फरवरी से 8 फरवरी तक का एक समय आपके पास रहेगा।
ठीक है। अब हमने देखना ये है कि अब जब फॉर्म हम फिल कर दिया है, तो अब हमें रहता है कि कहीं कुछ करेक्शन हमें बाकी रह गया है, कहीं कुछ हमने नहीं किया है, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाए हो, राइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ना करेक्शन विंडो ओपन होती है। करेक्शन विंडो ओपन कम से कम तो 1 वीक के लिए होती है। यहाँ पर भी 9 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसमें नोट दिया गया है कि आप जो है ना करेक्शन विंडो में जो आपने बेसिक डिटेल्स डाल दी है ना अपनी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा जो सेलेक्टेड आपका डिपार्टमेंट है, लाइक कि अगर आपने लीगल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया तो अभी आप जो जाके दूसरा डिपार्टमेंट जो अलग से नहीं कर सकते हो कि भाई आपको दूसरे में जाना है, उसके लिए करेक्शन विंडो नहीं रहेगी। उसके लिए तो आपको पहले ही जब ये फॉर्म रहते हैं ना उसी वक्त ध्यान देना रहता है। करेक्शन विंडो सिर्फ और सिर्फ आपने जो फॉर्म भर चुके हो ना, उसमें कुछ अमेंड जहाँ पर कि ये हमारे नोटिफिकेशन के अंदर हम कर सकते हैं, उतना ही अलाउ किया जाता है। अलग से कोई डिपार्टमेंट या अलग से कोई वैकेंसी के लिए हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि इस रिक्रूटमेंट बोर्ड में रहती है। ये सारी है। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि ये सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आएंगे, राइट। दूसरा ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यस नेगेटिव मार्किंग भी है। एमसीक्यूज बेस रहेंगे। और है कि इसमें जो परीक्षा का पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे रहने वाला है। उससे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो यहाँ पे कम से कम तो आपको एक पीडीएफ, जब आप इस वेबसाइट पे जाते हैं ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे 100 पेज से ज़्यादा का आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जहाँ पर कि रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस, टर्म्स इस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग है। मतलब कि न सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट के जितना भी वेरियस पोस्ट आई है सबके रिगार्डिंग है कि आपको यहाँ पे क्या क्या रिजर्वेशन है, आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ रहेगा। मेडिकल का अगर आप जो है ना स्पेशल डिजेबिलिटीज़ में आ रहे हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ जो है उस पीडीएफ में जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको माइनर से माइनर चीज़ें भी है ना समझ में आएगी। दूसरा ये रहता है कि इसमें यह है कि आपको, हाँ, अगर आपने एक फॉर्म भर दिया है तो आप उसको दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसा भी इसमें नोट्स में लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे चेक करनी है। मेन इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके साथ पहले शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए चीज़ें जो रहती है ना, बेसिक चीज़ें पहले शेयर कर देने से आपका भी टाइम बचता है और आपके पास भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जाती है। आप जो भी मोबाइल नंबर इसमें डाल रहे हैं और जो भी ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं ना, तो वह आपका जो है ना अपडेट होना चाहिए। कई बार होता है ना कि मेल एड्रेस हमारे पास रहता नहीं है, नॉर्मली हम पढ़ने कैंडिडेट रहते हैं ना, तो नॉर्मली सिंपल एक मेल एड्रेस बना लेते हैं। कई बार होता है कि उसके बारे में हम जानते भी नहीं है, पासवर्ड का ये वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, या तो एक मेल एड्रेस रहता है उसको 2-3 फॉर्म भर दे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको अपना एक प्रोफेशनल मेल आईडी जरूर बना के रखना है, जो कि आपके इस तरह के आगे भी काम आएगा। तो ये है। और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन रहती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, वह सारा कुछ आपको मैसेज और मेल के थ्रू ही मिलने वाली है। एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया है वह कैसे रहती है, इस पर एक नज़र मार लेते हैं। तो इसमें रहता है कि सीबीटी का रहता है, फिर आपका जो है ना यहाँ पे टीटी रहेगा, मीन्स की ट्रांसलेशन टेस्ट यहाँ पे रहेगा, परफॉर्मेंस टेस्ट उसके बाद रहता है, यानी कि उसको पीटी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। और टीचिंग स्किल टेस्ट मीन्स की टीएसटी आपका रहेगा, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है और मेडिकल रहता है। तो कुछ इस तरह के स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशंस यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉरी आपको सिर्फ और सिर्फ नए लॉज यहाँ पे पूछे जाएंगे। नए लॉज के अंतर्गत ही सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। ओल्ड लॉज बिल्कुल भी नहीं पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं, कई बार होता है ना कि साथ में आ जाएंगे, इसमें साथ में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नए वाले लॉज ही आपके बनाए हुए हैं। तो अभी ऐसा है कि चीफ लॉ असिस्टेंट का रहता है और पीपी का रहता है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो चीफ लॉ असिस्टेंट का मैंने अभी पब्लिश किया ही था, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें मेनली जो आपको जो पॉइंट दिया जाता है ना, वहाँ पर सब्जेक्ट क्या रहेगा, लॉ के सब्जेक्ट क्या रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरे लॉ पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे जैसे फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पर कितना रहेगा, 3 से 5 सवाल आते हैं। टोटल लॉ का जो रहता है ना, इसमें 50 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, जिसमें से कि 3 से 5 सवाल आपके संविधान के अंतर्गत से आएंगे। यहाँ पर प्रियम्बल पूछने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स पूछेंगे, प्रिंसिपल्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ड्यूटीज होती है,
यूनियन और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में आपसे यहाँ पे पूछने वाले हैं। तो टोटली कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इतना ही करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ऐसा नहीं कि सारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे रीड करनी नहीं, आपको इतना ही आपको ध्यान में देना है, पार्ट 3 पार्ट 4 और इसके अलावा यूनियन और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है। दैट्स इट, प्रीएम्बल आप पढ़ लेना। तो बहुत ही छोटा सा ही एक रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहता है। मैं यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट लॉ की मैं यहाँ बात करने वाली हूँ, जिसको कि यहाँ पर CLA बोला जाएगा। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, टोर्ट, हिंदू लॉ, CPC, और इसमें न्यू लॉज रहेंगे सारे। और इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लिमिटेशन है, SRA, पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, TP है, RTI है, और उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कंपनी लॉ है एंड लेबर लॉज है। अब यहाँ पे इतने सारे बता दिए हैं, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चंस के यहाँ पर बनेंगे। सबसे ज़्यादा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बनने वाले हैं। उसके अलावा CPC से आपको 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। और बाकी जो है लेबर लॉज, यहाँ पर आपको 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और उसके अलावा जितने ही मैंने यहाँ पे बताया उसमें से 1, 2 या 2 से 3 सवाल यहाँ पे मिलने वाले। टोटल 50 नंबर का ये रहेगा। उसके अलावा 4 और अलग से CBT के एग्जामिनेशन यहाँ पे रहेंगे। वो कौन से हैं वो मैं बताऊंगी, क्योंकि वो सारे इक्वल यहाँ पे रहने वाले हैं। सिर्फ जो सिलेबस रहता है ना लॉ का, वह थोड़ा चेंज रहता है PP में और यहाँ पे CLA में, दोनों में ही। बात कर लेते हैं PP की। तो PP का भी ये रहता है, डायरेक्ट चीज़ें सारी बेसिक चीज़ें वो इतनी रहेगी। डायरेक्ट हम सिलेबस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे लीगल कॉन्सेप्ट रहेगा, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम रहेगा, जिसमें कि आपको जो नए लॉज है ना उसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि पुराने लॉज में जाके आपको देखना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ नए लॉज आप में देखने हैं। जनरल एक्सेप्शन रहेगा, भारतीय न्याय संहिता के जो जनरल एक्सेप्शन है ना वो आपको लर्न करने हैं। 7 क्वेश्चन उसमें से आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आपको लर्न करना है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंसेस के अंदर आपको ये सारी जो चीजें हैं वह लर्न करनी है। तो इस तरह से आपको देखा ये यहाँ पर जो है सिलेबस मिलने वाला है। नए क्रिमिनल लॉज है, देखिए PP में तो आपको ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है मीन्स कि आपको यहाँ पे ज़्यादा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ राइट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये भी रहेगा, टोटल 50 नंबर का है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको कि हम BNSS, उसमें से 5 से 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वहाँ पर 5 से 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा रेलवे की भर्ती है तो रेलवे एक्ट यहाँ पे 5 से 7 पूछा जाएगा। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है मीन्स कि यहाँ पर भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटली होने को बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर आप इसको कवर करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से तभी भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ये है टोटल 100 मार्क्स का एक आपका पेपर होता है, जिसमें कि 50 मार्क्स के यहाँ पे लॉ के पूछे जाते हैं। और अदर जो 50 मार्क्स होते हैं ना वहाँ पर अलग रहते हैं, जहाँ पर कि जनरल अवेयरनेस रहता है, GK रहता है, 10 मार्क्स का मैथ्स रहेगा, 10 मार्क्स की साइंस रहेगी। अब यहाँ पे जो मैथ्स और साइंस है ना वह भी 10th जो हमारी स्टैंडर्ड होती है ना 10th क्लास उसकी पूछी जाएगी। तो इतना टफ रहेगा नहीं। तो ये है। बाकी योग्यता मैं बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पेज नंबर 64 है जो हमारे PDF जो मैंने यहाँ पे बताया है, उसमें पेज नंबर 64 में एलिजिबिलिटी बताई गई है, वह मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ओके, फाइनली हम आ गए हैं योग्यता पर कि अगर आप चीफ लॉ असिस्टेंट या PP दोनों में से किसी का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे दोनों के लिए डिग्री मांगी है, यस, यहाँ पे लॉ की डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। चीफ लॉ असिस्टेंट अगर आपको बनना है तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्लीडर आपके पास, मीन्स कि आपके वकालतनामा पे नाम होना चाहिए। बहुत ईजी है। यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो मैंने जो है अभी पब्लिश किया था, तो मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जाके देखना। मैंने चीफ लॉ असिस्टेंट का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में बताया है, अभी लास्ट पब्लिश में ही आएगा। और PP इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। बात कर लेते हैं PP की, तो PP में भी यहाँ पर आपको सरकारी वकील की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर कि आपको डिग्री मांगी है, उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें अदर ऑप्शंस भी है, लेकिन हम यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एज अ कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो अगर आपने रेलवे में काम किया है, एम्प्लॉय अगर आप उसके रहे हो, उसके रिगार्डिंग भी है कि यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है।
एक्सपीरियंस में। लेकिन एज एन लो कैंडिडेट आपके पास यही रहेगा कि 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, 5 साल हो गए हैं, तब आप पीपी का जो ये फॉर्म है उसमें अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए। एज कितनी रहेगी, तो अगर आप CLA में जा रहे हैं तो आपकी 43 मैक्स टू मैक्स आपकी एज होनी चाहिए, और पीपी के लिए अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आपकी एज जो है ना 35 मैक्स टू मैक्स रहनी चाहिए। ठीक है। और सैलरी दोनों का सेम है, 44,900 सैलरी है। उसके अलावा अलाउंसेस रहते हैं, देखिए तो नॉर्मल पे स्केल में आता है, फिर भी आपको यहाँ पे 45,000 तो नॉर्मल पे स्केल रहता है। उसके अलावा अदर अलाउंसेस मिला के आपकी अच्छी भली एक 70 के 80 के आसपास आपकी एक यहाँ पे सैलरी स्लिप बन के आती है। तो ये हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मली, ये आपको मैंने बता ही दिया है एग्ज़ाम की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लो ग्रेजुएट्स के लिए जिनको कि ऐसा लगता है कि भाई अभी मेरे पास एक्सपीरियंस इतना है नहीं। देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस आई थिंक सबके पास अब लेना ही चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि आपने लो कर लिया तो सीधे आप जो है कोचिंग में चले गए, आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। देखिए अपॉर्चुनिटी हर एक फील्ड से आ रही है, हर एक जगह से आ रही है। बहुत सारे ऑफिसेज हैं, लो फर्म्स हैं, आपको हायर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम हर जगह मांगा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिलती है, एज सुन एज पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, मेंबरशिप लीजिए। उसके बाद भले ही आप लिटिगेशन में ना जाइए, राइट, लिटिगेशन में मत जाइए, लेकिन कम से कम आपका एक अगर आपने अपना एनरोलमेंट करवा लिया है, एज एन मेंबर आप यहाँ पे आ चुके हो, आप वोटिंग दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट आपका जो है ना काउंट हो रहा है, एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ करना नहीं रहता है उसके लिए कि एक्सपीरियंस काउंट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ करना रहेगा, नहीं। आप सिंपली यहाँ पे रजिस्टर्ड है तब भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। उसके बाद में आप अपना जुडिशरी की तैयारी कर सकते हो, अगर आप लिटिगेशन में नहीं भी आ रहे हो तो भी। थर्ड यहाँ पर मैं बात करूंगी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है, इसकी एक वैकेंसी है। देखिए मेनली यहाँ पर यह जो वैकेंसी है ना, इसमें काफ़ी सारे जो फॉर्म्स आएंगे ना बाहर अदर डिपार्टमेंट से ज़्यादा आने वाले। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लो का सिर्फ एक हिंट मैं बता सकती हूँ, छोटा सा क्लू है जहाँ पर कि हमें अलाउ कर सकते हैं, इवन अलाउ किया है कि हम यहाँ पर ये फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे ऐसा नहीं, देखिए हमारी LLB जो होती है ना प्रोफेशनल डिग्री के रूप में आती है, लेकिन हम ग्रेजुएट भी यहाँ पर रहते ही हैं। अगर आपने 3 साल का किया है, आपने 5 साल का किया है, आपने लो की डिग्री आपके हाथ में है, राइट। पहली योग्यता यह होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब हम 5 साल तक या 3 साल तक लो की एग्जामिनेशंस देते हैं ना, तो हमारे पास कम से कम तो 30 सब्जेक्ट्स रहते हैं। उन 30 सब्जेक्ट्स में अगर हमारे पास में लेबर लॉ का सब्जेक्ट रहा है, लेबर लॉ का पेपर अगर हमने दिया है, बस हमें यही चीज़ दिखानी है। यहाँ पर यही मांगा है, अगर आपने लेबर लॉ का पेपर दिया है तब आप जो है इजीली आके यहाँ पे ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेबर लॉ हमारे सब्जेक्ट में आता ही है। अगर आपने 5 साल का दिया हो या तो 3 साल का दिया हो तो नॉर्मली आता है। तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा है। एज यहाँ पे 36 मैक्स टू मैक्स बताई गई है। मिनिमम 18 है और मैक्स टू मैक्स आपकी 36 होनी चाहिए। सैलरी यहाँ पे 35,400 बनेगी। बाकी देखिए पे स्केल में बन रही है। उसके अलावा इसमें भी अलाउंसेस सेम रहने वाले हैं। अलाउंसेस में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट है तो अलाउंसेस आपको भर भर के यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अब यहाँ पे इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। देखिए इसके सिलेबस में सबसे इंटरेस्टेड चीज़ क्या रहती है, लेबर लॉ का यहाँ पे मांगा है। तो नॉर्मल है ना कि आपके पास लेबर लॉ का पूरा एक जो बोलते हैं ना कि पूरा का पूरा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए लेबर लॉ का। आप तैयारी कर सकते हैं लेबर लॉ की। तो इसके लिए आपको लेबर लॉ का नॉलेज होना चाहिए, राइट। और आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस जो है ना, ये सब्जेक्ट होते हैं ना, आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के जो होते हैं ना, इसमें आप लो में आ रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट्स मैं बताऊंगी आपके यहाँ पे कौन से सिलेबस रहेंगे। उसके अलावा अदर जो 4 पेपर है वह तो जो पहले थे उनके साथ सेम ही रहेंगे। लाइक कि आपका भी जीके या जनरल अवेयरनेस हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, ये सारा रहता है जो अदर 50 नंबर में आ जाते हैं। बाकी के जो 4 मैंने पॉइंट्स बताए हैं, और 50 नंबर का आपका प्रोफेशनल एबिलिटी मीन्स कि आपकी प्रोफेशनली लो में आपका सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इसमें लेबर लॉ का आपको नॉलेज होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप 9 से 11 क्वेश्चन इसमें आएंगे।
सिंपली माइनर एक्ट्स है, कोई मेजर एक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनर एक्ट्स है। आप इसको ऑनलाइन भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं, आप नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, या तो आपको ही जो बैरेक्ट्स मिल जाते हैं या अदर कोई नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी लाके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी लिटिगेशंस है, 9 से 11 यहाँ पे आएगा। लॉ रिलेटिंग टू वेजेस 9 से 11 क्वेश्चंस है। लिटिगेशन अफेक्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ वर्क 7 से 11 यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस होती है 3 से 5 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। आरटीआई से 2 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और न्यू पेंशन स्कीम है वहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारा एक सब्जेक्ट यहाँ पे बता दिया गया है। तो ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, नए लॉज पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ लेबर लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो होपफुली आपको, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो आप पीपी के लिए यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे 3 साल का, तो आप जो है यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट में जो फॉर्म आया है उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको लगता है नहीं, मैं तो यहाँ पे 3 साल या 5 साल के लिए नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप जो है, अगर आपने लेबर लॉ का पेपर दिया है, लेबर लॉ अगर आपके सब्जेक्ट में रहा है, तब आप जो है इजीली यहाँ पे जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना यही है कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती है। आपको ये जो चीज़ें हैं, आपको ये बैरेक्ट्स है, ये नोट्स हैं, आपको तैयार करने हैं। और इसकी एग्ज़ाम देखे कब हो सकती है, अभी फरवरी तक, तो 18 फरवरी तक तो इसके जो नॉर्मली करेक्शन विंडो तक का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में टोटली यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए, प्रीलिम मेंस ऐसा कुछ रहता नहीं है, सीबीटी एग्जामिनेशन से एक एग्ज़ाम आपका होगा यहाँ पे 1 या 2 दिन इसका जब वो आएगा एडमिट कार्ड, उस हिसाब से पता चलेगा। बाकी तो आपको जो भी ईमेल आईडी है आपकी मैसेजेस के थ्रू आपको पता वैसे ही चल जाएगा। और मेरे पास अपडेट आती है, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी इसके एग्जामिनेशंस में कम से कम 3 महीने और मैक्स टू मैक्स 5 महीने लगते ही हैं। तो अगर मान के चलते हैं, तब भी मई 1 महीना ऐसा है जहाँ पे ये एग्जामिनेशंस हो सकती है, मई टू जून में करवा सकते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। बाकी अच्छा टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन सही लगती है, सटीक लगती है, तो आप जो है मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कौन सी आपको वैकेंसीज़ के बारे में जानना है, कौन सी आपको ऐसा लगता है कि उस वैकेंसीज़ के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप जो है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करूँगी। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।